नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज के कार्यक्रम के जो विषय हैं उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे हमारी रबी दलहनी फसलों की कटाई और उनके भंडारण की, साथ ही सरसों की कटाई एवं भंडारण, इन दोनों विषय पर आपको हम जानकारी देंगे। विषय आप जान चुके हैं। साथ ही इससे संबंधित अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं। इनसे भी आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आपको बता दें, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सस्य विज्ञान संभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एस एल मीणा मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर मीणा, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर राजस्थान के निदेशक हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पी.के. राय जी। डॉक्टर राय, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो जाना आज आपने हमारे जो विषय रहेंगे, साथ ही हमारे विशेषज्ञ इस दौरान आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ डॉक्टर सिंह मीणा, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब भी हम बात करते हैं रबी दलहन फसलों की कटाई और भंडारण को लेकर, ये इस तरह की प्रक्रिया हैं जो किसानों को लगता है कि बहुत ही आम है हमारे लिए, वो अच्छे ढंग से करते हैं। लेकिन वाकई अगर हम दलहनी फसलों को देखते हैं, उनमें कटाई और भंडारण का क्या महत्व है? बिल्कुल मुकुल जी, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपने किया है। कटाई और भंडारण बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों प्रक्रिया हैं, क्योंकि किसान भाई देखो खेती की तैयारी करते हैं, फिर महंगा बीज उसमें डालते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, खाद भी डालते हैं उसमें और उर्वरक डालते हैं, इतनी सारी मेहनत करते हैं और सारा लेबर उसमें लगता है, तो पूरे सीजन मेहनत करता है किसान भाई। लेकिन अगर कटाई आपकी समय पर नहीं होती है और उसका उचित भंडारण नहीं होता है तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों को यही कहना चाहेंगे हम लोग कि आप जो फसल आपने बोई है रबी की, उसकी जो कटाई है वो बिल्कुल उचित समय पर आप उसकी कटाई करेंगे तो आपको उसमें कोई यील्ड का लॉस नहीं होगा। और उसकी जो भंडारण की व्यवस्था है वो भी आप सुनिश्चित करें, तो इससे क्या है कि आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए सही समय पर कटाई और उचित भंडारण बहुत ही ज़रूरी है आपके लाभ के लिए। जी बिल्कुल, ना सिर्फ देखिए दलहनी फसलों के लिए, बल्कि कोई भी फसल में हम बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि आप उसकी कटाई कैसे कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसका भंडारण। इस बारे में आगे आपको हम विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस महीने में दलहनी फसलें पककर कटाई के लिए तैयार होने लगती है। चने की फसल में जब पत्ते गिरने लगते हैं, तने के साथ साथ फलियां भी भूरे से हल्के पीले रंग में बदलने लगती है। दाने सख्त और अंदर से खड़खड़ की आवाज देने लगते हैं। साथ ही दानों में नमी 15% के लगभग होती है। उस समय फसल की कटाई हंसिया या शक्ति चालित यंत्रों से कर लेनी चाहिए। कटाई के लगभग 3 से 4 दिनों तक फसल को धूप में सुखाएं और इसके बाद मड़ाई हाथ से पीटकर बैलों द्वारा या थ्रेशर से कर सकते हैं, या कंबाइन की मदद से भी कटाई और मड़ाई का काम पूरा कर सकते हैं। दानों को तब तक सुखाएं जब तक उसमें 10 से 12% नमी रहे। वहीं इस महीने में दाने वाली मटर की फसल तैयार हो जाती है। अगर मटर की फलियां सूखकर पीली पड़ जाएं, तो उनकी कटाई कर ले। गहाई करने के बाद मटर के दानों को इतना सुखाएं कि सिर्फ 8% नमी ही बचे। फसल की समय से कटाई बीजों को बिखराव से बचाती है। जब मटर की फसल पूरी तरह से पक जाए, तब धूप में पर्याप्त सुखाने के बाद ही मड़ाई करें। वहीं अगर मसूर की बात करें तो मसूर में फली बनने की अवस्था में हल्की सिंचाई करें। जब फलियां पक जाएं, यानी 70 से 80% फलियां सूखने जैसी अवस्था में आ जाए, तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। फसल को खेत में सुखाकर दाने अलग कर ले। पकने के बाद फसल को अधिक समय तक खेत में खड़ी न रहने दे, क्योंकि देर से कटाई करने पर फलियों से दाने छिटकने के कारण उपज का नुकसान होने की आशंका रहती है। कटाई के बाद उपज का सही तरीके से भंडारण जरूरी है। दलहनी फसल को रखने से पहले टंकी, कोठी या गोदामों के सुराखों और दरारों को सही तरीके से सीमेंट या दूसरे उपायों से बंद करें। बोरियों को अच्छी तरह से धूप में सुखा ले। बोरियों को दीवार से कुछ जगह छोड़कर कतारों में लगाएं। गोदाम में सीलन नहीं होनी चाहिए। रोशनदान और खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए, जिससे चूहे गोदाम में ना आ सके।
तो जाना आपने कितना महत्वपूर्ण है जब हम रबी दलहनी फसलों की कटाई या उनके भंडारण की बात करते हैं, और हर एक फसल के लिए ही इतना ही महत्व होता है। और बात खासतौर से जब सरसों की जाए, इस फसल में किस तरीके से हमारे जो किसान हैं और ज़्यादा लाभ ले सकते हैं या पैदावार जो है वो और अच्छी उनको मिल सकती है, इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए ये रुख कर लेते हैं डॉक्टर पी.के. राय जी का भी। डॉक्टर राय, समझना चाहेंगे आपसे, जब हम सरसों की फसल में बात करते हैं कटाई की या इसके भंडारण की, वहाँ पर किस तरह के प्रबंधन जो हैं वो आवश्यक हो जाते हैं इस समय पर? देखिए मुकुल जी, मैं आपके माध्यम से पहले तो सरसों के तमाम किसानों को बधाई देना चाहूँगा कि इस बार सरसों की बहुत अच्छी फसल है जी। और अभी जहाँ तक कटाई की बात है तो कटाई शुरू भी हो चुकी है और करीब करीब 15 से 20% तक फसल काटी जा चुकी है। और जो सरसों के किसान हैं वो इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि तकरीबन जैसे 70% के आसपास फलियाँ सूखने लगें, सुनहरी हो जाएं, और उसमें दाने में 30 से 35% नमी होती है, और दाने को अगर 2 अंगुलियों में दबाएंगे तो इसमें थोड़ा सा कठोरपन आ जाता है जी। और हल्के सुनहरे रंग की हो जाती हैं ये दाने। तो वही एक उचित समय होता है कटाई का, और उस समय कटाई कर लेनी चाहिए। और फिर इस कटाई करने के बाद इन जो सरसों की फसल है कटी हुई, इसको हम धूप में सुखाते हैं किसान भाई, कम से कम 4-5 दिन तक धूप में सुखाएं, ताकि जो दानों में नमी है वो करीब करीब जो है ना 20% तक आ जाए जी। और फिर हम इसको थ्रेसिंग के लिए करते हैं। थ्रेसिंग के तमाम तरीके हैं, या तो थ्रेसर से करते हैं, आजकल जो कंबाइंड हार्वेस्टर से भी खेत में ही करते हैं, तो उस स्थिति में जो फलियां हैं थोड़ा और ज़्यादा सूख जाती हैं, तो वो सही समय होता है। और जी इसमें बिल्कुल, ये इस बारे में डॉक्टर राय और विस्तार से आपसे आगे हम जानकारी लेंगे कि और किस तरीके से जो कृषि कार्य हैं वो हमारे खासतौर से जो सरसों के किसान हैं उनको करने होंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अच्छी पैदावार के लिए फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक का काम सही समय पर करना चाहिए। सरसों की सही समय पर कटाई करने से फलियों से बीजों के बिखरने, हरे बीज की समस्या और कम तेल की मात्रा से बचा जा सकता है। हरी फली की अवस्था में कटाई करने से तेल की मात्रा 3 से 4% कम हो जाती है। इसलिए निर्धारित समय पर ही फसल की कटाई करना बेहतर रहता है। सरसों में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाएं, तो सरसों की फसल की कटाई और मड़ाई करके दाने अलग कर लेने चाहिए। देर से कटाई करने पर दानों के झड़ने की आशंका रहती है। कटाई की हुई सरसों को खलिहान में अधिक समय तक नहीं रखें, नहीं तो पेंटेड बग कीट दानों का तेल चूस लेता है, जिससे नुकसान होने की आशंका रहती है। अगर कुछ कारणों से खलिहान में काटी गई फसल रखना जरूरी हो, तो खलिहान की जमीन पर मिथाइल पैराथियान 2% पाउडर का छिड़काव पहले से ही कर दे। लेकिन किसी भी तरह की दवा आदि का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। दाने को अच्छी तरह से सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। सरसों की उपज का भंडारण करते समय कुछ खास बातों का ध्यान भी रखें। भंडारण करने के बाद भंडार गृह को हवारोधी कर दे। ऐसा करने से बाहर की हवा अंदर नहीं आ पाएगी। भंडारण की समय समय पर देखभाल करते रहना चाहिए। अगर भंडार घर की दीवारों में कोई छेद या दरार हो तो उसको सीमेंट से बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही चूहों के बिल हो तो उसको भी सीमेंट से बंद कर देना चाहिए। तो जाना आपने किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा बात सरसों की कटाई या उसके भंडारण की जाए तो। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कार्यक्रम की शुरुआत में, जो हमारी रबी दलहनी फसलें हैं वहाँ पर किस तरह की आवश्यकताएं होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर मीणा अगर देखा जाए समय होता है कि हमें आखिर कब कटाई करनी है। तापमान के अनुसार हमारे किसानों को कटाई करनी चाहिए, या एक निश्चित समय पर हम मान लें कि अब 10 मार्च के बाद से कटाई जो है किसान शुरू कर देते हैं। क्या स्थिति होती है, क्या वो लक्षण है, और क्या उसके लिए सही समय कैसे निर्धारित कर पाएँ? बिल्कुल, देखिए हमारी जो फसल है उसकी कटाई कब हो, इसके कई क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया जो महत्वपूर्ण होता है उसमें होता है कि फसल की अवधि क्या है। जी। हमने फसल को कब बोया और ये कब काटनी है, इसको ये तय करता है कि हमारी जो किस्म है उसकी अवधि क्या है। कई अवधि छोटी अवधि की होती है, कई किस्में मध्यम की होती है, कई किस्में बड़ी अवधि की होती है। यानी किस समय हमने उसकी बुआई की? हाँ, तो बुआई का बहुत बड़ा क्राइटेरिया। जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि अगर किसी ने 15 अक्टूबर के आसपास अगर बुआई की है तो 15 मार्च तक कटाई उसका हो जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ और भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि हमारा तापक्रम कैसा है,
हमारे जो वातावरण है उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, आर्द्रता कितनी है जी। और फसल की क्या कंडीशन है। तो हमको फसल कंडीशन को भी देखना चाहिए कि जब कटाई होती है तो उस समय हमको देखना चाहिए कि हमारी जो फसल है उसकी जो फलियां हैं या उसका जो पत्तियां हैं वो किस रूप में है। तो जब फसल कटने के कगार पे होती है तो उस समय जो पत्तियां होती हैं वो उसकी गहरे भूरे रंग की हो जाती हैं और पत्तियां, चने की बात करूं तो पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती हैं और हमारी फलियां लगभग पूरी सूखने लगती हैं। तो उस समय देखना चाहिए कि वैसा उसका जो क्राइटेरिया होता है वो करीब 15 से लेके 20% का जो मॉइस्चर, जो नमी होती है वो बीज में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस समय कटाई आप कर सकते हैं और कटाई करने के बाद आप तुरंत फसल को आप खेत में सुखाने के लिए छोड़ देना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं प्री ड्राइंग। जी बिल्कुल। तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम उस फसल की हार्वेस्टिंग करने के बाद ही हम उसकी घाई करते हैं या थ्रेसिंग करते हैं, जो भी है। और थ्रेसिंग करने के बाद हम फसल का जो बीज पैदा किया हुआ है उसको भी हम खेत खलिहान में फैला देते हैं और जो सूर्य है उसकी रोशनी में उसको छोड़ देते हैं, ताकि वो जो बीज में जो नमी की जो मात्रा है वो बिल्कुल 10 से लेके 12% हो जाए। जी बिल्कुल, यानी देखिए किस तरीके से जो तापमान है वो प्रभावित करता है, नमी की जो मात्रा है उसका आपको ख्याल रखना होगा। और खासतौर से डॉक्टर राय, अगर बात की जाए सरसों की भी, जैसा आपने बताया कि वहाँ भी हमें जो नमी की मात्रा है उसका ख्याल रखते हैं, क्या वो एक निश्चित अनुपात में रहनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए किसानों को कटाई के दौरान? मुकुल जी, किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी जैसे हमने कहा कि राजस्थान में खास करके कटाई शुरू हो चुकी है उन फसलों की जो सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह तक बोई गई थी, और बाकी जगहों पे कटाई ये करीब करीब पूरे मार्च भर चलेगी। और कटाई करने की जो अवस्था है, कई बार तापमान एकदम से बढ़ जाता है तो जो प्रजाति है उसकी अवधि का ध्यान नहीं रखते। अवधि से पहले भी कई बार फोर्स मैच्योरिटी जिसको हम कहते हैं वो होती है। तो सबसे बड़ी बात है जो रिपोर्ट में भी बताया कि 70-75% जो फलियां हैं ये सुनहरी हो जाएं तो वही एक सही समय है जिसमें हमको कटाई करनी है। और कटाई करने के बाद जो है ना इसको थोड़ा सा सुखाते हैं हम खेत में ही कई बार या खलिहान में ला के सुखाते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कई बार जैसे हल्की बारिश हो गई तो इसमें जो चितकबरा कीट है वो, जैसा रिपोर्ट में बताया कि ये जो है ना फलियों इससे दानों से रस इसका तेल चूसता है जी, तो इससे नुकसान होता है। तो एक तो ये समय है और दूसरा थ्रेसिंग करने के बाद थोड़ा जो है ना इसमें नमी रहती है जो बीज के अंदर, उसको और सुखाते हैं और करीब करीब ये 8 से 10% तक नमी को लाते हैं भंडारण से पहले जी। और भंडारण अच्छी तरीके से करना चाहिए इसको, कहीं भी जहाँ भी भंडार भी हो, और कभी भी दीवार के सहारे कोई भी चट्टा नहीं लगाएं बोरियों का, उससे कम 8 से 12 इंच की जगह होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने पे कई बार जो है ना वो दीवार से सटे हुए बोरियां हैं तो नमी आने की संभावना रहती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ जरूर किसान भाई ध्यान में रखें जब ये भंडारण के लिए जाते हैं। जी, इन बातों का ख्याल लगातार हमारे किसानों को रखना होगा। और साथ ही डॉक्टर मीना, आप जैसे हमें बता रहे थे, ना सिर्फ नमी की मात्रा का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं अब जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। कटाई की बात की जाए या और जो क्रियाएं होती हैं, कितना फ़र्क हम मान सकते हैं? और क्या अगर हमें अच्छी पैदावार लेनी है, गुणवत्ता वाली हमें अगर अपनी फसल लेनी है, तो क्या सही है कि जो किसान हैं मशीनों पर निर्भर रहें? बिल्कुल, देखो मशीनों का जो प्रयोग है वो आजकल हमारे कृषि में हो रहा है, लेकिन मशीनों का प्रयोग भी क्या होता है कि हमारी जो खेती का जो रकबा है वो कितना बड़ा है। हमारे ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वो उनकी जो मात्रा, जो ज़्यादातर मेजोरिटी है वो छोटे और सीमांत किसान, लघु और सीमांत किसान हैं, उनके पास जो छोटी होती हैं। तो कई बार क्या है कि मशीन का प्रयोग करना बड़ा उनके लिए फायदे का सौदा नहीं होता है। लेकिन जो किसान भाई बड़े हैं, बड़े लार्ज स्केल पे वो खेती करते हैं, तो उनके लिए कंबाइन हार्वेस्टर बहुत कामकार है और वो लोग थ्रेसर का भी यूज कर सकते हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे किसान नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो कस्टम वायरिंग करके भी थ्रेसर ले सकते हैं और किसान भाई अपना जो जितना भी उन्होंने चना या मसूर मटर जो भी बोया है उसको वो कंबाइन थ्रेसर से वो उसकी थ्रेसिंग करा सकते हैं और बीज उससे निकाल सकते हैं जी। तो ये बिल्कुल फायदे का सौदा है। अगर मशीनरी का प्रयोग हो रहा है कृषि में तो डेफिनेटली उसमें आपका समय बच रहा है, दूसरा आपका लेबर बच रहा है और आपका जो लागत है वो भी कम आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर मशीन का प्रयोग अगर किसान भाई करते हैं तो इसमें बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि जो आपकी जो कटाई के बाद कई बार क्या होता है कि मौसम ख़राब होता है, कभी बारिश भी हो सकती है, कभी ओलावृष्टि भी होती है,
तो उस कंडीशन में किसान भाइयों को जल्दी से जल्दी उसकी थ्रेसिंग करनी होती है, तो उसके लिए मशीन का प्रयोग करना मेरे ख्याल से उचित होगा। संबंधित कुछ और सवाल आपसे आगे मैं जानूंगा। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं सर जी? हाँ, मूंग की बोनी करना है, हमें क्या जानकारी ली रहती। मूंग अभी करना है? हाँ, बोनी करना है। अभी करना है? गर्मियों में करना है? जायद की फसल करनी है आपको? नहीं, अगर करे तो सही रहता है जी जी जी, कौन सा बेहतर रहेगा? गाँव में ज्यादा पानी लगता है ना, ज्यादा गाँव में तपना होती है। जी जी जी, आप मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। बिल्कुल आप मूंग की खेती कर सकते हैं। और देखो, हमारे जो मध्य प्रदेश का आप जो एरिया बता रहे हैं, वहाँ पे मूंग की खेती 2 समय में हो सकती है, या तो खरीफ में कर सकते हैं या फिर आप गर्मी में कर सकते हैं। तो मूंग की खेती का ये बिल्कुल उचित समय है जी। अगर किसान भाई अगर चाहें, एमपी में चाहे महाराष्ट्र में चाहे हमारे जो उत्तरी भारत में भी किसान भाई चाहें तो मूंग की करते ही हैं किसान भाई, तो वो मूंग की खेती कर सकते हैं। और इस समय बिल्कुल ये उचित समय है कि वो मूंग का जो बीज है वो आप ले सकते हैं। उचित गुणवत्ता वाला बीज, अच्छी किस्म का बीज उगाएं, तो वो बिल्कुल 2 या 2.5 महीने में आपकी फसल तक पककर तैयार हो जाएगी। और इसमें खास बात मुकुल जी ये होती है कि जब हम अगर गर्मियों में मूंग करते हैं तो इसमें क्या है कि सबसे कम खरपतवार देखने को मिलते हैं जी। दूसरा क्या है कि यानी कि ये फायदा भी है, और जो रोग हैं वो भी बहुत कम लगते हैं। जनरली क्या होता है, खरीफ के मौसम में जब मूंग बोते हैं हम लोग, तो उसमें एक येलो मोजिक वायरस आता है, तो उसका प्रकोप गर्मियों में देखने को कम मिलता है जी। लेकिन किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि उसकी बुआई का जो समय है वो बिल्कुल सही चल रहा है। आप 15 मार्च के आसपास इसको बुआई कर दें। और बीज का जो आप उपयोग करेंगे वो अच्छी किस्म का करें। जैसे कि मैं बताऊं, हमारा जो पूजा विशाल है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कई उन्नत किस्में हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही कि आपकी जो लागत है वो कम होगी और मुनाफा आपका ज़्यादा हो सकेगा। इस तरह से ये लगातार आपको बताते रहेंगे और कौन से ऐसे कृषि कार्य जिनको करके ना सिर्फ आपकी जो लागत कम हो सकेगी, मुनाफा बढ़ सकेगा। साथ ही हमारी दलहनी फसलों की बात की जाए या बात करें तिलहनी फसलों की, वहाँ और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं हमारी रबी दलहनी फसलों की कटाई और भंडारण को लेकर, और साथ ही सरसों की कटाई एवं भंडारण। इस बारे में अगर आप भी कोई सवाल जानना चाहते हैं, जानकारी और ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए, कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर जानना या जानकारी लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल यहाँ डॉक्टर राय, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कटाई और भंडारण के बीच की अगर बात की जाए, यानी थ्रेसिंग की अगर हम देखते हैं, क्योंकि अलग अलग मशीनें आती हैं थ्रेसिंग के लिए भी, लेकिन जब सरसों की हम थ्रेसिंग कर रहे हैं, वहाँ पर किन बात का ख्याल हमें रखना चाहिए? देखिए मुकुल जी, जैसे कटाई अगर हाथ से हो रही है तो उस स्थिति में तो हमने बताया कि 70-75% फलियां जो है ना वो सुनहरे कलर की हो जानी चाहिए, रंग की। लेकिन जो कंबाइन हार्वेस्टर से काफ़ी एरिया में कटाई होती है, कुछ कुछ राज्यों में, खास करके जहां पर सरसों का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में क्राइटेरिया थोड़ा सा बदल जाता है। क्योंकि अभी जो प्रजातियां हम लोग प्रचलन में है, ज़्यादातर प्रजातियां हैं, उसमें सेटरिंग की उतनी समस्या नहीं है जी। तो अगर कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई की बात करते हैं तो उस स्थिति में हम इसको क्राइटेरिया को बढ़ाते हैं, कम से कम जो है ना 90% तक करीब करीब जो फलियां हैं काफ़ी हद तक सूख जाएं। क्योंकि अगर नमी है उसमें, फलियां पूरी तरह सूखी नहीं है, तो ये सीड जो है ना वो थोड़ा सा इसमें नुकसान भी होता है और थ्रेसिंग अच्छे से नहीं हो पाती। क्योंकि कंबाइंड हार्वेस्टर तो खेत में ही वहीं के वहीं कटाई और सारा कुछ हो जाता है।
तो इस स्थिति में किसान भाई कम से कम ये देख लें कि सारी की सारी फलियां कम से कम 90-95% तक जो है ना वो सुनहरी हो जाएं, जब भी कटाई के लिए इसमें मशीन का उपयोग करें। जी बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर अगर देखा जाए, क्योंकि जब हम सरसों के तेल की बात करते हैं और ख़ास तौर से खाद्य तेलों पर जो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि यहाँ भी आत्मनिर्भरता आ सके, जो आयात की स्थिति है उसमें किस तरह से कमी आए, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण कि ना सिर्फ बुआई पर हमारे जो किसान ध्यान देते हैं, बल्कि जैसा आपने कहा कि कटाई के उपरांत भी हमें इन बातों का ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, ये जो मौसम है इस समय का मौसम अभी तक तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, प्रतिकूल नहीं हुआ, लेकिन ये मौसम इस समय कभी भी जो है ना वो बारिश हल्की फुल्की या ओले पड़ना, तो ये जो ऑपरेशन है कटाई का, क्योंकि पूरे सीजन भर किसान ने मेहनत करी है जी। और फसल अब खड़ी है काटने के लिए, और अमूमन जैसा मैंने बताया कि पूरे मार्च में सारी की सारी कटाई हो जाएगी। तो इस समय मेरा ये कहना है कि अगर जैसे अभी हमारे वक्ता कह रहे थे इसमें दलहनी फसल जैसे उस के लिए भी कि अगर मशीन का उपयोग किया जाता है तो एक समय बचता है, आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करते हैं ताकि आपका जो प्रोड्यूस है किसान का वो सीधे उसके गोडाउन में जल्दी से जल्दी आ जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर एक ऑप्शन है बजाय इसके कि हम जो है ना उसको कटाई करके खेत में 4 दिन 5 दिन छोड़ते हैं। तो उस स्थिति में थोड़ी दिक्कत ये होती है कि कई बार अगर हल्की फुल्की बारिश भी आ गई तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो कीट जो हमारा चितकबरा कीट है वो उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये अच्छा है कि कटाई जो है ना वो मशीन से की जाए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसान भाई उठाएं। जी बिल्कुल, ये समझना होगा कि इस तरीके से देखिए फ़ायदा आपको मिल सकता है, और जो नुकसान की संभावना बनी रहती है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से या किसी और जैसे कीटों की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी हद तक जो नुकसान का खतरा है वो टल जाता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? मूंग की बुवाई के बारे में, कब बुवाई करनी है, कितना बीज लगेगा एक बीघे में, ऐसा जानकारी लेनी। जी, मूंग की बुआई के बारे में कैलाश जी जानना चाह रहे हैं गुना मध्य प्रदेश से। बिल्कुल बिल्कुल, आप मूंग की बुआई कीजिए और ये चाह रहे हैं कि कितना बीज उनको लेना पड़ेगा। मूंग का ये बिल्कुल उचित समय है। आपने पूछा कि मूंग कब हो जाए। अगर आपका फील्ड खाली है इस समय तो आप बिल्कुल अभी बुआई कर दीजिए, और अगर फील्ड खाली नहीं है तो 15 मार्च 20 मार्च के आसपास फील्ड खाली करके आप हल्का पलेवा करके और मूंग की बुआई कर सकते हैं। तो आपने पूछा कि कितना बीज आपको चाहिए। सामान्यतः क्या होता है, बीज की जो मात्रा होती है वो करीब करीब 15 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है जी। और 1 हेक्टेयर में 4 बीघा हम मानते हैं। तो यानी कि आपको 5 से लेके 7 किलोग्राम बीज 1 बीघा के लिए काफ़ी होगा। और लेकिन आप किस्म का जो चुनाव है उसको बड़ी देखभाल करके करना चाहिए आपको, क्योंकि आजकल बहुत सारी किस्में आ गई हैं जो कि समर में हम उनको बो सकते हैं जी। लेकिन मैं पहले ही बताया था आपको कि हमारी जो पूसा की भी एक वैरायटी है, पूसा विशाल, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन आप अगर किस्म की बात करेंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भी मूंग की जो कि गर्मियों में बोई जाती है उनकी किस्में आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, केवीके से पूछ सकते हैं जी। या कृषि विश्वविद्यालय में भी जाकर आप पूछ सकते हैं कि कौन सी किस्म आपके यहाँ पे उचित होगी जो कि गर्मियों में बोई जा सके। जी, और लेकिन गर्मी से पहले का जो समय यानी कटाई और भंडारण की भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो हमारी रबी दलहनी फसलें हैं, अगर मसूर की बात की जाए और भी जो हमारी खासतौर से दलहनी फसलें हैं, डॉक्टर मीना, किस तरीके से जैसा आपने बताया कि जो तापमान है या नमी का हमें उसमें ख्याल रखना होता है, लेकिन और कौन से ऐसे प्राकृतिक पहलू हैं जिन पर जो किसान हैं वो ध्यान रखें तो और ज़्यादा वो अपनी जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं या गुणवत्ता जो है वो अच्छी रहेगी? बिल्कुल, आपने सही पूछा है। जैसे कि डॉक्टर राय साहब बता रहे थे कि जब कटाई करेंगे तो इसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए और जब भंडारण करेंगे तो इसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए। तो देखो, जब अगर हम कटाई करते हैं फसल की तो उस समय जो नमी है बीज में उसकी मात्रा 15 से 20% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होगी तो वो उसमें कीड़े और जो भी हानिकारक जो कीट हैं वो लगेंगे और कोई रोग भी आ सकता है ज़्यादा अगर नमी है तो पहला फैक्टर तो हो गया नमी, यानी कि बीज में नमी की जो मात्रा है उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो कटाई जब करेंगे तो उस समय जो मात्रा है वो 15 से 20% होगी। अगर कम होगी ज़्यादा तो उसमें क्या है, सेटरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर होता है कि जब हम भंडारण की बात करते हैं तो उस समय भंडारण के समय बीज में जो नमी की मात्रा है वो 10 से लेकर 12% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर आता है कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए जो वातावरण में,
वो अगर भंडारण हम करते हैं तो उस समय उसकी जो परसेंटेज है वो 20% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जी। और जो टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर हमेशा भंडारण के समय, भंडारण के कक्ष में 25 से नीचे होना चाहिए। तो ये तीन फैक्टर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका बीज है ना वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। दूसरा क्या है कि जो भंडारण कक्ष है उसको आप साफ सफाई करके साफ करके उसको बिल्कुल बोरे में या कोई टिन के जो आपका जो बिन होता है उसमें डाल के आप उसका स्टोरेज कर सकते हैं। जी डॉक्टर मीना, लेकिन जब हम भंडारण की बात करते हैं तो इसमें भी हम देखते हैं जो एक आधुनिक तकनीक भी अब आ चुकी है और या फिर वैज्ञानिक तरीका कहा जाए, और अमूमन हम देखते हैं कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं वो अपने अनुसार भी भंडारण जो है कर लेते हैं एक ही जगह पर। तो ऐसे में क्या एक सही तरीका है, क्या सही विकल्प जिससे जो हमने जिस फसल का भंडारण किया है वो सही रहे? देखिए, दलहनी फसलों की जब बात करते हैं हम लोग तो दलहनी फसलों का भंडारण हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर उनको हम स्प्लिट करके करेंगे तो लंबे समय तक चलेगा, यानी कि दाल बना करके अगर भंडारण करता है दलहनी फसलों का तो वो लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ समय के लिए रखना है, क्योंकि सपोज मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा रबी दलहनी फसलें आ गई हैं, तो कभी कभी मार्केट में क्या है कि ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो कभी कभी प्राइस थोड़ा कम होता है। जी, उतार चढ़ाव की स्थिति जो मार्केट। हाँ जी, तो उस समय किसान भाइयों को 15-20 दिन या 1 महीने के लिए उनको स्टोरेज करना चाहिए। तो स्टोरेज के लिए क्या है कि एक तो लार्ज स्केल पे करते हैं, एक छोटे स्केल पे करते हैं। अगर छोटे किसान हैं तो वो छोटे स्केल पे भी अपना स्टोरेज कर सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से हम लोग जो बोरे होते हैं, बैग होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और अगर बड़े स्तर पर करना है तो उसके लिए हम लोग साइलों का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो टिन का जो बिन होती हैं, मेटेलिक बिन होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। आजकल किसान भाइयों ने काफ़ी जो आपके स्टील वाली जो बिन होती है काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, उनमें भी आप काफ़ी मात्रा में आपकी दलहनी फसलों का स्टोरेज बहुत लंबे समय के लिए कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपके पास जो सुविधाएं हैं वो अब हैं जिसके ज़रिए आप लंबे समय तक भी जो आपकी दलहनी फसलें हैं उनका भंडारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर राय आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जब हम सरसों की बात कर रहे हैं तो किसान की आवश्यकता रहती है सरसों के तेल की भी, और उसके ज़रिए ही उनकी जो आमदनी है और बेहतर हो पाती है। उसके लिए कितना समय उनको रखना चाहिए कटाई के बाद? देखिए मुकुल जी, इसमें सरसों में थोड़ा सा ये बताऊंगा मैं कि अगर 8 से 10% बीज में नमी है जी और भंडारण का और समुचित व्यवस्था है, 2-3 बातों का अगर ध्यान रखा है किसान ने, तो 2 साल तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होती सरसों के बीज को भंडारण करने में जी। और जो 2-3 मुख्य बातें वो ये, एक तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि कोई भी जहाँ भी स्टोरेज करते हैं, चाहे वो संयुक्त रूप से कर रहे हैं या इंडिविजुअल अपना कर रहे हैं, तो एक ध्यान रखें कि पूरी तरह से एयर टाइट नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, हवा आनी चाहिए हल्की, क्योंकि ये जीव है, बीज क्या है, जीव है, तो लगातार इसमें श्वसन क्रिया चलती रहती है। तो कई बार क्या ना हीट जनरेट होती है, जैसे उष्मा पैदा होती है और उससे नमी जो है वो मिल करके और उसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो बीज खराब होने की चांसेस बनते हैं जी। तो थोड़ी ज्यादा हवादार नहीं हो लेकिन थोड़ी हवा आती रहे। और एक तो मैंने शुरू में बताया कि दीवार से लगा के चट्टा नहीं लगाएं और जमीन से भी नहीं लगाएं। जमीन पे या तो लकड़ी के फट्टे लगा लें, उसके ऊपर आपके जूट की बोरी में कर रहे हैं स्टोरेज या फिर प्लास्टिक की बोरी में कर रहे हैं वो लगाएं। और अगर कुछ नहीं है, अगर फट्टा नहीं है, तो थोड़ा सा एक ईंट की जो है ना वो प्लेटफॉर्म बना लें या वैसे ईंट लगा के उसके ऊपर इसको भंडारित करें। तो ये आराम से अगर ये 2-3 ये मुख्य बातों का ध्यान रखें तो आराम से 2 साल तक इसका स्टोरेज, क्योंकि सरसों में कोई भंडारण के अंदर बहुत ज़्यादा अगर नमी बिल्डअप नहीं हो रही है, अगर बन नहीं रही है जी, तो इसमें कोई कीट और इस तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं होती सरसों की बीज में। जी डॉक्टर राय, इसके लिए क्या हम मान सकते हैं कि जो बाजार की मांग है उसके अनुसार अगर किसान चले तो बेहतर रहेगा? बिल्कुल, अगर किसान को आमदनी, क्योंकि अभी जैसे आप देखेंगे तो कटाई शुरू हो चुकी है और 15 से 20% हमारा आकलन है कि कटाई करीब करीब हो चुकी है राजस्थान में। और इस समय भी हालांकि अभी मस्टर्ड की इस बार कुछ स्थितियां भिन्न हैं पिछले दफा के बनिस्बत। अभी भी भाव बहुत अच्छा है मार्केट में, वो MSP से ऊपर ही चल रहा है जी। लेकिन फिर भी अगर भंडारण की व्यवस्था है और किसान के पास संसाधन है और वो उसको अभी जल्दी नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा भंडारण में रखें, कुछ दिन रोकें, ताकि अगर भाव थोड़ा और अच्छा मिलता है तो उसमें किसान को अच्छा फायदा होगा। तो इस बार मंडी में हमने देखा कि 6,400
तक जो है ना भाव पहुंच गया था मंडी में, यहाँ भरतपुर मंडी में अगर बात करेंगे तो भंडारण वास्तव में अच्छा है। अगर उनके पास सुविधा है किसान के पास तो भंडारण करें, निश्चित तौर पे उससे फायदा होगा उनको। जी, यानी ये देखिए किसानों को समझना होगा कि ना सिर्फ कटाई या भंडारण बल्कि जो बाजार में स्थिति है उसके अनुसार अगर आप चलेंगे तो और ज़्यादा आमदनी आपको इसके ज़रिए हो सकेगी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं विदिशा मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? निरंजन जी, मेरे सवाल मूंग को लेकर आए हैं, जायद की मूंग जी। तो सर उसमें मतलब ऐसा को प्रति हेक्टेयर के मान से कौन सा कितना डीएपी डालें और उसके अधिक फूल और फलन के लिए कौन सी दवाएं छिड़कें सर, और अच्छी किस्म मध्य प्रदेश के लिए कौन सी रहेगी अधिक उत्पादन देने वाली? बिल्कुल डॉक्टर मीना, मैं चाहूंगा अगर आप सवाल का जवाब। बिल्कुल देखिए, मूंग मध्य प्रदेश में आजकल बहुत ज़्यादा लोग गर्मियों में उगा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे किसानों को फ़ोन आते हैं, तो किसान भाइयों ने काफ़ी बड़ा रकबा गर्मियों में बढ़ा दिया है, क्योंकि उनको ये लगा कि गर्मियों में मूंग पैदा करेंगे तो ज़्यादा पैदावार होती है बनिस्बत खरीफ के। तो अभी किसान भाइयों ने पूछा कि उनको कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए, को कितना डीएपी कितना डालना चाहिए, कितना फर्टिलाइजर कितना उसका वो रहना चाहिए। देखिए वैरायटी तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। अभी ज़्यादातर जो गर्मियों की जो वैराइटीज़ हैं वो मार्केट में हैं। किसान भाई चाहे तो वो ऑथेंटिक सोर्स जो होते हैं उनसे ले सकते हैं, या फिर हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो एडवांस किसान हैं उनसे भी सलाह मशवरा करके आप वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन हमने ज़्यादातर जो रिकमेंड किया है पूसा विशाल वैरायटी, वो उत्तरी भारत मध्य प्रदेश के लिए भी है। प्रमाणित स्रोत हो, लेकिन प्रमाणित स्रोत वो ले सकते हैं, एनएससी से ले सकते हैं, क्योंकि एनएससी के पास नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के पास भी उनकी वैरायटीज हैं मूंग की जो कि गर्मियों में अच्छा उत्पादन देती हैं जी। तो अब मैं जो बात करता हूँ, ये किसान भाई पूछ रहे हैं कि वो कितना एनपीके डालें। उसमें एक्चुअली होता क्या है कि हम नाइट्रोजन फास्फोरस जो कि मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं उनको तो हम डालते ही हैं, साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म जीवी होते हैं, सूक्ष्म जो मात्रा में डालने वाले जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं उनको भी डालना चाहिए। लेकिन सोइल टेस्ट तो करना चाहिए, और ये उचित समय है कि आप इस समय बुआई कर सकते हैं जी। और जो इसकी डीएपी जो इसकी एनपीके की जो मात्रा है रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम होती है समर में, क्योंकि नाइट्रोजन तो ये स्वतः ही फिक्स कर लेती है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि मूंग एक दलहनी फसल है, लेग्यूम है, तो इनके गांठों में नोडुल होते हैं, नोडुल में बैक्टीरिया होते हैं, तो वो स्वतः ही नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं। लेकिन जो फास्फोरस है उसकी जो मात्रा है वो करीब करीब 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ डाल सकते हैं। और जो पोटास है उसकी मात्रा मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी किसान भाइयों को लगता है कि पोटेशियम की मात्रा मीडियम रेंज में आ रही है जी, तो वो 40 से लेकर 50 किलोग्राम पोटेशियम डाल सकते हैं। और बाकी जो सिंचाई की बात करूं मैं, सिंचाई इसमें कई बार करनी पड़ेगी। वैसे तो हम लोग रिकमेंड करते हैं इसमें 2 सिंचाई। एक तो क्या है कि जब फूल आते हैं उससे पहले करनी होती है, दूसरी जो सिंचाई होती है वो फली बनने के समय करनी होती है जी। लेकिन हम लोग अभी गर्मियों में पैदा कर रहे हैं मूंग को, तो हमको 2, 3, 4 सिंचाई और देनी पड़ेंगी। तो इसका जो अंतराल होता है वो करीब करीब 10 से लेके 12 दिन का होता है। तो अभी जैसे गर्मी आएंगी तापक्रम बढ़ेगा, तो जो फसल है उसकी जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो बढ़ेगी। तो आप ये जो 2 मैंने बताइए आपको क्रिटिकल स्टेजेस, यानी कि फ्लोरिंग से पहले जो क्रांतिक अवस्था है उसमें देखिए आपको ख्याल देना ही होगा। है। लेकिन साथ साथ 1-2 जो सही आपकी पर ग्रह हैं तो आप उनको दे सकते हैं 10 से 12 दिन के अंतराल में। तो देखिए इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा आने वाले समय में भी, और समय का ख्याल हमें भी रखना है। फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है
और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं रबी दलहनी फसलों की, जो हमारी हैं दलहनी फसलें, उनकी कटाई और भंडारण, साथ ही सरसों की कटाई और भंडारण पर। लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं हमारी रबी दलहनी फसलों की, तो मेरे ख्याल से ये डॉक्टर मीना, चने के बिना तो अधूरा सा ही रहेगा। चने की भी अगर बात की जाए तो अक्सर हम देखते हैं कि बाजार में, शायद बाजार के अनुरूप जो किसान हैं काफ़ी जागरूक हैं, जो हरा चना है वो बाजार में जल्दी दिखने लगता है। तो क्या वो सही समय रहता है या अभी की जो स्थिति है चने की उसमें भी कटाई हो जाती है? बिल्कुल मुकुल जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आपको ध्यान है कि चना सिर्फ ग्रेन के लिए नहीं, चना सब्जियों के लिए भी उगाया जाता है जी। जो अभी आप बात कर रहे थे कि चना इस समय स्थिति में है, क्योंकि अभी चने की जो कटाई है उसमें टाइम है। तो अभी जो खेत में चना किसान भाइयों के यहाँ है वो ग्रीन पोड में है, इस समय पकने के कगार पे है, लेकिन वो ग्रीन है। तो इस समय भी चना किसान भाई डायरेक्ट खेत से निकाल के मार्केट में बेच सकते हैं, तो उनको ज़्यादा इसमें मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि जैसे हम बिल्कुल काट के फिर उसको ग्रेन बना के हम बेचते हैं तो उसकी जो दाल है या उसका जो मूल्य है वो कहीं इससे कम मिलता है। लेकिन ये जो ग्रीन वाला आपने बताया ना, ग्रीन वाला चना जी, जो मार्केट में हम छोले के रूप में भी देखते हैं, छोले के नाम से भी पहचानते हैं, तो बिल्कुल इस समय बहुत लोग जो कि टाउन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, मेट्रोज में रहते हैं, उनको ये छोले की सब्जी बहुत अच्छी लगती है जी। तो किसान भाई बिल्कुल, और करते भी हैं किसान भाई, कटाई से मतलब 15 से 20 दिन पहले जो ग्रीन अवस्था में चना होता है उसको काट के ट्रक में भर के और सिटी में भेज देते हैं। तो वहाँ पर किसान भाइयों को बिल्कुल दूना इनको मुनाफा मिलता है जी। बिल्कुल। तो लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें खासतौर से जो मढ़ाई या थ्रेसिंग की बात होती है, अगर हमारी जो फसल है उसमें कभी कभी खरपतवार शामिल हो जाते हैं और उन्हें अगर हम मढ़ाई या थ्रेसिंग के दौरान अगर अलग ना हो, तब किस तरह की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं? बिल्कुल, देखो अगर किसान भाइयों ने ध्यान नहीं दिया कि खरपतवार नियंत्रण नहीं किए तो ऑब्वियसली होता है कि वो हमारी फसल के साथ चलेंगे। तो जब फसल पकेगी तो वो पकेंगे और फसल के साथ में वो थ्रेसिंग कटाई के साथ में आएंगे, थ्रेसिंग साथ में भी आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अगर किसान भाई उसी बीज को, अगर उसी दाने को अगर बीज के रूप में अगले साल लेगा तो उनके खेतों में दोबारा से खरपतवार आएंगे। यानी कि खरपतवार का बीज आपकी जो सीड क्वालिटी है उसको कुप्रभावित करता है जी। बिल्कुल। तो ये फैक्ट है कि आप जब जब आप थ्रेशर यूज करते हैं तो कुछ जो आपके जो वीड हैं, खरपतवार है, उनके जो बीज हैं वो थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं, ये संभावना रहती है या सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन जो सेपरेट नहीं होंगे तो अगले साल अगर किसान भाई उसी बीज को इस्तेमाल करेंगे तो उनके खेत में स्वतः ही खरपतवार आ जाएंगे और खरपतवार की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी, जो अगेन आपकी जो पैदावार है उसको प्रभावित करती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर राय, इस बारे में आपसे भी मैं जानकारी लेना चाहूँगा, क्योंकि सरसों की अगर हम बात करते हैं और अगले वर्ष के लिए अगर किसान चाहता है कि बीज के तौर पर उसको इसका इस्तेमाल करना होगा, लेकिन किसी कारणवश अगर खरपतवार उसमें शामिल हो जाते हैं, क्या वहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए? जी डॉक्टर राय, यहाँ कोशिश हम कर रहे हैं डॉक्टर राय से जानकारी लेने की, और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हर एक फसल के लिए, इसलिए लगातार कहा जाता है कि आप सावधानी बरतें और सही समय जो है कटाई का वो आपको देखना होगा। तापमान सीधे तौर पर प्रभावित करता है। डॉक्टर राय, यहाँ जानना चाह रहे थे आपसे हम कि जो अलग अलग फसलें हमारी और सरसों की भी खास तौर से बात कर ली जाए, जब थ्रेशिंग की जाती है और उस दौरान अगर खरपतवार उसमें शामिल होते हैं तो और अगले वर्ष किसान को वही जो फसल है बीज के रूप में भी उसका इस्तेमाल करना होता है, वहाँ पर किस तरह की सावधानी बरतें? देखिए मुकुल जी, मैं तो ये कहूँगा कि अगर सीड के तौर पर इस्तेमाल करना है तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि हाथ से कटाई करें, जितनी ज़रूरत है सीड के रूप में रखने की। क्योंकि जब हम कंबाइंड हार्वेस्टर से कटाई करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या आती है, एक ही वीड है जो उसका बीज जो है ना इसमें मिलता है, और है बथुआ जी। और क्योंकि कंबाइंड हार्वेस्टर में जब हम नीचे से थोड़ा नीचे से लेते हैं इसको
तो ये बथुआ उस समय भी मैच्योर होता है सरसों के साथ साथ, और इसके बीज भी जो है ना इसमें मिक्स होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको अलग करना। और दूसरी एक समस्या होती है स्क्लेरोटिनिया, जो तना गलन का बीमारी है। तो इसमें जो स्क्लेरोसिया बनता है, कई बार अगर किसान भाई उसका ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे जिस खेत से उनको फसल को अपने बीज के रूप में यूज करना है, तो उसमें ध्यान रखें कि इस तरह के पौधे जो इस बीमारी से संक्रमित हैं उनको जरूर वहां से हटा लें। उनको अगर शामिल करते हैं तो फिर इसमें भी जो स्क्लेरोसिया बनता है वो छोटे छोटे कई बार होते हैं और बीज के साथ मिल करके ना वो फिर दूसरे खेतों में पहुंचते हैं। तो ये सावधानी तो किसान को रखनी पड़ेगी थोड़ी। जी बिल्कुल, वरना देखिए समस्या जो है वो एक वर्ष से दूसरे वर्ष आगे बढ़ती ही जाएगी। ज़रूरी यही कि आप समय पर इसका निदान करें। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राधेश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप राधेश्याम जी अपना। अरे मैं गुआर की फसल लगाना चाहता हूँ, गुआर की कौन सी वेराइटी लगाना चाहिए, क्या है? जी, ग्वार ये लगाना चाह रहे हैं, मंदसौर से जुड़े हैं, क्या आप सलाह देना चाहेंगे? मैं इनसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था जी कि ग्वार आप किस पर्पज़ के लिए लगा रहे हैं, अभी लगाएंगे और किस पर्पज़ के लिए लगाएंगे? आपको फलियाँ मतलब मार्केट के लिए यानी कि सब्जी के लिए उगानी है, या फिर हरे चारे के लिए काम में लेना है, या फिर उसका कोई ग्रीन मैन्यूरिंग काम में लेना है? आपका जो पर्पज़ है उगाने का गुआर का वो क्या है, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे? राधेश्याम जी, अपना जो उद्देश्य है वो आप हमें बता सकें तो और बेहतर रहेगा। इसकी आप जो फली है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या जैसे यहाँ अब हमारे साथ जो मीना जी हैं उन्होंने कहा कि आप उसको हरे चारे में उसका प्रयोग करना चाहते हैं ज़्यादा, गर्मियों में उगाना चाहते हैं शायद ये? जी, गर्मियों में उगाना चाहते हैं जी। तो गर्मियों में देखो इस समय किसान भाई चाहे तो ग्वार का, क्योंकि ग्वार ज़्यादातर हम सब्जियों के लिए उगाते हैं, फलियां जो होती हैं ग्वार सब्जी के लिए उगाते हैं, और कुछ किसान भाई ग्वार को हरे चारे के रूप में उगाते हैं। तो हो सकता है कि ये दोनों पर्पज के लिए यहाँ पे उगा रहे हों। व्यावसायिक स्तर पर ग्वार गम के लिए हम देखते हैं जिस तरीके से जो निर्यात की स्थिति रहती है, हाँ वो भी एक पर्पज हो सकता है, क्योंकि ये भी ये ग्वार जो होती है ये शॉर्ट पीरियड का एक फसल होती है। तो गम के लिए भी बिल्कुल गोंद के लिए भी उगा सकते हैं, जो कि उसका फॉरेन एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी अच्छा इनकम किसान को मिलता है। जी, तो पर्पज कोई भी हो ये सारे पर्पज सॉल्व करती है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ हरे चारे की जो किस्में होती हैं वो अलग होती हैं। जैसे हरे चारे के लिए अगर आप उगा रहे हैं तो बूंदेल 1 बूंदेल 2 गुआर होती है, बूंदेल गुआर 1 बूंदेल गुआर 2 जो झांसी ने पैदा की है। झांसी हमारे IGFRA इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इन दो किस्मों का इजाद हुआ है, तो उनको किसान भाई यूज में कर सकते हैं। बाकी राजस्थान में जो दुर्गापुरा स्टेशन है वहाँ पे काफ़ी ग्वार की जो वैरायटी किस्में मतलब याद की हुई है, तो वहाँ से भी आप किसान भाई ले सकते हैं, जो गम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे हमारी पूसा की जो सदाबहार वैरायटी है वो उनकी जो फलियां हैं वो सब्जी के रूप में काम में लेने के लिए उनको उगाते हैं। तो इस समय किसान भाई तीनों पर्पज़ के लिए उगा सकते हैं। और इस समय जो आप उगाएंगे तो वो थोड़ी बौनी जो किस्में होंगी, यानी कि जो बंचिंग आकार की जो किस्में होंगी उनका इस्तेमाल करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि गर्मियों में ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। गर्मियों में थोड़ा सा पानी इसको चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, तो उस समय हमारी जो फसल है उसकी बढ़वार अच्छी नहीं होगी। तो ऐसी वैरायटी लें, ऐसी चुनाव करें वैरायटी का जो शॉर्ट पीरियड की हो और कम समय में कम अवधि में ज़्यादा उत्पादन दे सके, चाहे वो दाना हो, चाहे वो हरी सब्जी हो, और चाहे आपका वो हरा चारा हो। जी बिल्कुल, देखिए इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। अलग अलग विकल्प दलहनी फसलों में आपके पास रहते हैं, और खासतौर से अगर पूरे जो दलहनी कृषि जीन से हमारी डॉक्टर मीना उनकी बात की जाए तो इस बार भी हम देख पा रहे हैं अभी तक जो रकबा है वो पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, यानी एक जागरूकता जो है वो किसानों में आई है कहीं ना कहीं दलहनी फसलों को लेकर। बिल्कुल, देखो आप भी प्रोग्राम चला रहे हैं, भारत सरकार भी प्रोग्राम चला रही है, दलहनी फसलों का हमारा बहुत जोर है जी। और जैसे कि हम लोग पहले हरित क्रांति के थ्रू हम लोग अन्न में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, उसी प्रकार से हम दलहनी फसलों पे भी हमारा बहुत जोर है, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो करीब 24 मिलियन टन है एक साल में, जो कि उसको क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। तो यानी कि हम लोग दलहनी फसलों में सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे हैं जी। और इसमें नो डाउट आपका जो DD किसान इसका बहुत बड़ा महत्व है, सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने समय समय पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उसका भी प्रावधान किया है। फसल बोने से पहले आपको MSP का प्राइस बताया जाता है। तो नो डाउट किसान भाइयों ने ये फैसला लिया है कि दलहनी फसलें उनको उगाना बहुत अच्छा रहता है जी। पैदावार तो अच्छी होती है, साथ में उसका जो मुनाफा ज़्यादा मिलता है। दूसरा साथ साथ हमारी जो ज़मीन है
उसकी जो उर्वरक शक्ति वो बनी रहती है। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें लगता है कि जो उपजाऊ क्षमता है, देखिए वो स्वतः ही आपकी जो है बेहतर हो सकती है अगर आप दलहनी फसलों का समावेश अपनी और जो दूसरी फसलें उनके साथ करते हैं, या उचित ढंग से जो फसल चक्र है अगर आप उसको अपनाते हैं। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं सरसों की कटाई और भंडारण, उसके साथ ही हमारी जो रबी दलहनी फसलें उनकी कटाई और भंडारण को लेकर आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। और अभी तक आपने जाना भी, कटाई की बात की जाए, मढ़ाई की हम बात करें, या फिर भंडारण के दौरान कौन सी ऐसी सावधानी है जिनको बरत कर आप अपनी उपज को बेहतर कर सकते हैं, जो गुणवत्ता है वो बची रह सकती है। फिलहाल दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर, मैं ये बिहार से बोल रहा हूँ। मुझे ये पता करना है कि हमारे एरिया के लिए कौन सी मूंग फसल की कौन सी ये वैरायटी सही रहेगी और वो कितने दिन में तैयार हो जाएगी। चलिए, बिहार से जुड़े हैं और मूंग की बिहार से जुड़े हैं चाह रहे हैं जी। यस सर। जी जी, देखिए वैरायटी तो बहुत सारी हैं, किस्में बहुत सारी हैं। और वैसे तो मैं यही कहूँगा कि जो रिकमेंडेड जो वैरायटीज़ हैं, हमारे जो पूसा इंस्टीट्यूट की जो वैरायटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक आपके जो बिहार से लेके झारखंड तक कामयाब हैं, मध्य प्रदेश तक भी हैं। और हमारा तो वहाँ स्टेशन भी है, आयरे का स्टेशन भी है वहाँ पे, और भी कानपुर में भी हमारा इंस्टीट्यूट है ICAR का, तो वहाँ से भी आप सलाह ले सकते हैं किस्मों के बारे में। लेकिन पूसा विशाल किस्मों को हम लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये खरीफ और समर के लिए इसका इजाद किया हुआ है और ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। और इसकी जो अवधि होती है, जब अवधि के बारे में पूछें किसान भाई, तो देखिए अगर समर में हम लोग, गर्मियों में हम लोग अगर मूंग करते हैं तो इसकी अवधि छोटी हो जाती है जी। ये कम समय में आपको अच्छा उत्पादन देगी। अगर आपने मार्च के 15 या 15 मार्च के 20 मार्च तक अगर बुआई कर दी है आपकी, तो मूंग की बुआई हो गई है, तो बिल्कुल ये मई के महीने में पक्के तैयार हो जाएगी और आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट आप इसको मार्केट में ले जाएंगे। यानी करीब 50 से 60 दिन के अंतराल पर आराम से पक जाएगी ये। और इसमें खास बात ये होती है कि इसमें खरपतवार का जो वो होता है, इन्फेस्टेशन बहुत कम होता है और इसमें जो हानिकारक कीट हैं वो भी कम लगते हैं और रोगों का मतलब बहुत कम प्रकोप देखने को मिलता है। और एक ऐसा समय रहता है जब किसान अक्सर अपने खेतों को खाली छोड़ देता है, तो ऐसे में एक बेहतर विकल्प है।
जी, ये 2 महीने का जो समय आपको मिल रहा है, इसमें आप मूंग के लिए वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, मूंग आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर राय, आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आमदनी की हम बात करते हैं, कैसे किसान की जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। आपने बताया कि कटाई के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है, या भंडारण की बात हम करें, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो सरसों के तेल के ज़रिए एक किसान को जो आमदनी होती है, क्या उसको भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अगर और गुणवत्ता के साथ जो तेल है वो निकाला जाएगा और सावधानी के साथ, तो आमदनी में इजाफा किसान की हो सकेगा? राय साहब, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? कोशिश हम कर रहे हैं। तो अभी जैसे आपने कहा कि गुणवत्ता युक्त जो हमारी कुछ प्रजातियां हैं, जिसमें यूरिक एसिड की एक बात की जाती है और ग्लूकोसिनेट की बात की जाती है जी। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री साहब ने जो फोर्टिफाइड वेराइटीज कुछ रिलीज किया था, उसमें सरसों की भी प्रजाति थी जी। और ये हमारे पास प्रजाति है जिसमें जो यूरिक एसिड है 2% से कम है, ग्लूकोसिनेट 30 माइक्रोमोल 1 ग्राम जो डिफेटेड सीड मील है उससे कम है जी। तो इस तरह की प्रजाति को उगा करके, क्योंकि इसका भी एक मार्केट है, कनोला टाइप जो मस्टर्ड ऑयल की जरूरत है जी, तो उसमें प्रीमियम प्राइस मिल सकता है। दूसरी बात है, क्योंकि आजकल जैसे देखेंगे तो कुछ हम लोग जो पूर्वोत्तर राज्यों में भी सरसों की खेती को काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया है हमने नॉर्थ ईस्ट में, और कुछ नॉन ट्रेडिशनल एरिया है जहाँ पे क्रशिंग की फैसिलिटी नहीं है जी। तो वहाँ पे भारत सरकार की मदद से जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, तो मिनी ऑयल एक्सपेलर्स, क्योंकि पहले हम देखते हैं इसमें कोल्हू का इस्तेमाल होता था और इसमें 12% तक 10 से 12% तक तेल जो है ना खल में चला जाता था जी। लेकिन अभी जो मैकेनिकल क्रशिंग की व्यवस्थाएं हैं, मिनी एक्सपेलर्स हैं या मीडियम साइज के एक्सपेलर्स हैं, इसमें 5.5% मैक्सिमम 5-5.5% तक खल में तेल जाता है, बाकी सारी रिकवरी होती है जी। तो ये भी एक ध्यान देने की बात है। और दूसरा, एक खेती के समय किसान भाई जहाँ सिंचाई की बहुत ज्यादा सुविधा है वो कई बार ध्यान नहीं देते, तो 3 सिंचाई 4 सिंचाई करते हैं, जबकि सरसों की फसल में 3 सिंचाई 4 सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, मैक्सिमम 2 सिंचाई की, क्योंकि वहाँ भी अगर किसान 2 सिंचाई करता है तो वहाँ भी इनपुट थोड़ा सा रिड्यूस होता है कास्ट जी बिल्कुल, तो उसका भी ध्यान रखें किसान भाई। और एक जो उर्वरक प्रबंधन में हम लोग कई बार कहते हैं सिंगल सुपर फास्फेट यूज करो, कारण क्या है कि सल्फर एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है इस सरसों की फसल के लिए जी बिल्कुल। तमाम हमारे किसान भाई इस चीज को नहीं जानते होंगे, लेकिन सल्फर से न केवल उत्पादन बढ़ता है, तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए तेल की मात्रा भी बढ़ती है। तो कुछ कुछ बातें ये जो है ये ध्यान रखने की है। बोरान है, जिंक है, इसका भी इस्तेमाल जब अगली बार फसल उगाएं किसान भाई तो इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आज का विषय अलग है। तो ये सारी जाहिर तौर पर, लेकिन अगर प्रबंधन की बात की जाए तो इन बातों का ख्याल जरूर हमारे किसानों को रखना चाहिए, जिससे लागत जो है वो कम हो और आमदनी उनकी ज़्यादा हो सके। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। रघुनाथ जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, खाली छेदक चने में खाली छेदक लग रहे हैं सर जी। चने की फसल में फली छेदक की 25 लगभग 25% फूल है जी। अच्छा तो डॉक्टर मीना, क्या आप सलाह देना चाहेंगे ऐसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये समय एक्चुअली क्या है कि हमारा जो पोड बोरर लगता है इस समय जी, उसको हम बोलते हैं फली छेदक, और ये बहुत ही खतरनाक हानिकारक कीट है हमारी फसलों के लिए, और ये सामान्यतः इन दिनों में आता है। तो अभी पोड बोरर की समस्या किसान भाई ने बताइए, तो पोड बोरर कितनी मात्रा में लगा है ये इनको देखना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कम मात्रा में लगा है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर भी हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में लगा है तो ही उसका इस्तेमाल करना आवश्यक है। कम अगर आपका इन्फेस्टेशन हुआ है, यानी कि जो फली छेदक आपको लगा है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये पूरे नॉर्थ इंडिया में है, हमारे पूरे उत्तरी भारत में है, और ये साउथ इंडिया में कम मिलती है, जो मध्य भारत है उसमें कम मिलती है, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, यहाँ पे यह समस्या बड़ी तेज समस्या इसकी है। तो किसान भाइयों को ये पता लग गया कि इनके खेत में फली छेदक कीट लगा हुआ है। तो इसके लिए किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा, अगर ज़्यादा मात्रा में अगर फली छेदक लग गया है तो आप बिल्कुल इस समय एक रसायन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस रसायन का नाम है इमिडाक्लोप्रिड जी। तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो उसकी जो मात्रा होती है वो करीब करीब 3 से लेकर 4 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके छिड़काव करेंगे जी, तो इसका नियंत्रण हो सकता है।
तो अगर एक छिड़काव में अगर नियंत्रण नहीं होता है तो आप दूसरा छिड़काव भी 10 दिन के अंतराल में कर देंगे, क्योंकि आपकी फसल इस समय बहुत ही अच्छी अवस्था में होगी। और इस समय ये जो फली छेदक जो कीट लगा हुआ है ये भारी मात्रा में नुकसान कर सकता है जी। लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि जो आप रसायन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं निश्चित मात्रा में ही करें, ये सुनिश्चित आप पहले कर लें। और यहाँ डॉक्टर आया आपसे भी हम जानना चाहेंगे और कुछ खास बात ऐसी जिसका ख्याल हमारे किसानों को रखना होगा सरसों की कटाई और भंडारण के लिए। मैं तो यही कहूँगा अभी किसान भाइयों को कि चूंकि सरसों की फसल पक के तैयार है और लगभग तैयार होने वाली है जी, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा। और जो बातें बताई गई हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने बताई है कि किस तरह की अवस्था में फसल की कटाई करनी है, और मौसम को भी ध्यान में रखना, क्योंकि मौसम की जो खबर है वो देखते रहना किसान भाई को। कहीं कोई मौसम में अगर बदलाव नज़र आता है तो तत्काल उसकी व्यवस्था करें। अगर खलिहान में सरसों की फसल कट के आ चुकी है जी, तो किसी तरह उसको बचाने की भी व्यवस्था करें, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज़्यादा कुछ ये है कि क्योंकि फसल अच्छी है, और बस एक बात का यही ध्यान रखना है कि आप मौसम को जरूर थोड़ा सा ध्यान रखते रहें जी, और अपनी थ्रेसिंग करें और भंडारण करें, समुचित व्यवस्था करें। बिल्कुल, इन बातों का ख्याल रखकर हमारे किसान अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकेंगे। फिलहाल डॉक्टर पी के राय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद 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 जी। साथी डॉक्टर असल मीणा, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद। तो जाना आज आपने, अगर बात की जाती है हमारी जो रबी दलहनी फसलें हैं वहाँ पर कटाई भंडारण, साथ ही सरसों की फसल में भी कितनी महत्वपूर्ण है ये प्रक्रिया। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे जो अगले विषय रहेंगे उसके बारे में, जिससे पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं वो तैयार कर सकें। आपको जानकारी दी जाएगी सूकर पालन एक फ़ायदेमंद व्यवसाय, और बदलते मौसम में पशुओं के पोषण एवं रखरखाव पर आप जानकारी ले सकेंगे। साथ ही आप मेल ID हमारी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। इस पर भी आप अपने सवाल या सुझाव लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी अपना सवाल या सुझाव लिखकर आप छोड़ सकते हैं। अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारी कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल हैं आपके उनको शामिल किया जाए, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। बहरहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।